तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो को अगर आपने शुरू से अंत तक देख लिया तो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले 10 नंबर का जीवन परिचय जो कवियों का आता है वो आपके 10 नंबर पक्के हैं। तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। एक कवि का और एक लेखक का परिचय यानी आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आपको टॉपर बनना है तो 95 प्लस नंबर तो लाने होंगे और ये 10 नंबर भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद 10 नंबर आपके हाथों में होंगे, क्योंकि 5 नंबर में कवि का परिचय पूछा जाएगा एंड 5 नंबर में लेखक का परिचय पूछा जाएगा। तो दोनों मिलाकर हुए टोटल 10 नंबर। बस अब आप लोगों को ये 10 नंबर अगर आपके हाथ में करने हैं तो आपको ये वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि मैं इसमें कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप ये परिचय याद कर सकते हैं। सारे कवियों का, लेखकों का परिचय आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आप भी बोर्ड 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में अपने नंबर पक्के कर लो। हाँ, और आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कर लेना, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस चीज़ का लाभ उठा सके। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। देखो, अब ध्यान से सुनो, ठीक है। किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। आपको पता है किसी भी चीज़ को करने के लिए क्या होता है, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, पूरा प्रॉपर फॉर्मेट होता है। उस पूरे फॉर्मेट को क्या है, आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में कई लेखक और कई कवि का परिचय आपको याद करना है। अगर बाय चांस 3 लेखक आए और आपको उनमें से एक मतलब कि अगर ऐसा हो जाए कि आपके एग्ज़ाम में 3 लेखकों का परिचय आए, ठीक है, सपोज़ करो, मैं एक सपोज़ करवा रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही तीनों लेखकों का परिचय आ जाएगा, 3 लेखकों का या कवियों का परिचय आ जाए, तो 3 में से जो आप याद करके गए हो सकता है उनमें से एक भी ना आया हो। जो आपने याद करे हैं उनमें से वो तीनों बिल्कुल ही अलग हों, तो आप उन सबको कैसे करेंगे, तो इस वीडियो में आप वही जानेंगे। ठीक है, तो जल्दी देखो, जीवन परिचय। अगर आप किसी के जीवन का परिचय दे रहे हैं तो उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपका एग्जामिनर आपकी कॉपी में देखना चाहता है। जैसे अगर किसी कवि के जीवन परिचय के बारे में आप लिखना चाह रहे हैं तो उसका जन्म कब हुआ, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, उनके जीवन में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें घटी, उन्होंने कौन सा नाटक, कविताएँ, कौन सी रचनाएँ लिखी और उनकी मृत्यु कब हुई, उनको अगर कभी कोई पुरस्कार मिला हो, तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो आपका एग्जामिनर देखता है। तो एक बेहतरीन जीवन परिचय आप किस तरीके से लिख सकते हो ये मैं आपको इस पूरी वीडियो के अंदर बताऊंगी, तो वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। अब हम बारी बारी से जानते हैं। तो अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आप लेटर लिखते हो तो उसका एक फॉर्मेट होता है। अगर जीवन परिचय में आपको फुल मार्क्स चाहिए तो उसका भी एक फॉर्मेट है। जैसे जिस भी लेखक का या कवि का आप परिचय लिखना चाह रहे हो तो सबसे पहले ऊपर देखो, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर क्या करना है, उसका नाम लिखना है। उसके बाद परिचय की शुरुआत आपको उनके जन्म से, मतलब आपको उनके जन्म और जन्म स्थान से शुरू करनी है। फिर उसके बाद पुरस्कार। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इधर रचनाएं, जिसमें आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि मैम रचनाओं में हम क्या लिख सकते हैं, कविताएं, कहानियाँ, नाटक, बहुत कुछ होते हैं, तो हम रचनाओं में क्या लिख सकते हैं। चाहे कुछ भी हो, यानी कि कविता हो, कहानी हो, नाटक हो, निबंध हो, चाहे कुछ भी हो, आप वो सब क्या कर सकते हो, रचनाओं में लिख सकते हैं। रचनाएं हेडिंग डालकर आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ये नहीं कि अलग अलग हेडिंग डालकर लिखो। ठीक है, रचनाओं में ही आप कविताएं हो, निबंध हो, इन सबको लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं अभी तक, तो मैं आप सभी लोगों को बता रही हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको याद करने का तरीका भी बताऊँगी, जिसे आपको फॉलो करना है। ठीक है, जिसे आपको फॉलो करना है, आप आसानी से कवियों का, लेखकों का परिचय याद कर सकते हैं। अब देखो, किसी भी कवि का या किसी भी लेखक का अगर आप जीवन परिचय देना चाह रहे हो, जीवन परिचय जो होता है उसमें जो आपका एग्जामिनर होता है वो 4 चीज़ें देखता है। कौन सी 4 चीज़ें देखता है? सबसे पहले वह ये देखता है कि जो आपने रचनाएं लिखी हैं उनमें जो भी है वह उस कवि की रचनाएं ही है ना, सही लिखी है कि नहीं सही लिखी, क्योंकि इसमें गलती कर दी है तो तुरंत एग्जामिनर क्या होता है, गलतियां पकड़ लेता है। साथ ही में जन्म स्थान और कौन सा सन, जैसे कि 1909 या 1910, ठीक है, 1909 या फिर 1910, ठीक है। अगर इस स्थान, मतलब इस सन में अगर किसी का जन्म हुआ है तो इसमें आपको गलतियां नहीं करनी है, प्रॉपर सन लिखना है, इसमें आपको गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि वो जो आपका एग्जामिनर है वो इन छोटी छोटी गलतियों को पकड़ के आपके नंबर काट लेता है। ठीक है,
इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ क्या कर सकते हैं इसके लिए। जितने भी लेखक हैं या कवि हैं आपके बुक के, गद्य भाग के और पद्य भाग के, ठीक है, उनका एक तरफ नाम लिख लो किसी पन्ने पे। एक बार गद्य के लेखकों का नाम लिख लो एक साइड, ठीक है, क्लियर है। और एक बीच में लाइन खींच के एक तरफ कवियों का नाम लिख लो। इसके बाद जन्म स्थान, कौन से डेट को हुआ, कौन से सन में हुआ, कौन सा जिला था, कौन सा राज्य था, और माता पिता का नाम, ये इनके सब कॉलम बना लीजिए। कॉलम बनाकर लिख लीजिए, एक शीट तैयार कर लीजिए, ठीक है। और उनकी प्रमुख रचनाएं का मतलब उनका रचनाओं का भी कॉलम बनाकर लिख लीजिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रचनाएं जो मैं बोल रही हूँ बार बार, रचनाएं, तो ये रचनाएं जो है आपको इसमें 2 मार्क्स मिलेंगे परिचय में। तो आपको क्या करना है, ये रचनाएं जो है प्रॉपर याद करनी है। एक पेज पर अगर आपने ये लिख लिया पूरा तो 5 नंबर आपके पक्के हैं, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर पूरा नहीं पढ़ता है, वो मेन चीज़ पढ़ता है, वो पूरा पढ़ने नहीं बैठेगा, ठीक है। वो आपकी मेन चीज़ दिखेगा कि कब इस सन में हुआ, जन्म स्थान सही है, रचनाएं सही हैं, ठीक है, ठीक है। तो कोई भी एग्जामिनर जो है आपका पूरा नहीं पढ़ेगा। अब देखो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये नहीं कि पहले उनकी रचनाओं से शुरू कर दिया आपने। ध्यान से सुनना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखो अब ये नहीं है कि मैं रचनाएं बोल रही हूँ तो आप शुरुआत में रचनाओं से ही कर दो, नहीं, इसका भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो रचनाओं से शुरू कर दिया आपने, ऐसा नहीं करना है। या फिर उनको जो पुरस्कार मिले उनसे शुरू कर दिया, इसका भी एक फॉर्मेट है। जिस भी कवि का आप लिख रहे हो सबसे पहले उनके जन्म के बारे में बताओ, फिर उनके माता पिता के बारे में बताओ, फिर उनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताओ, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, फिर उसके जीवन परिचय में जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं उनको बीच में लिखो, और लास्ट में क्या करना है, आपको उनकी रचनाएं लिखनी है। और अगर आप उनको कोई पुरस्कार मिला हो तो वह भी लिखना है, ठीक है, समझ आ गया। मतलब कि सबसे पहले तो क्या करना है, आपको उनके जन्म के बारे में, फिर उनके माता पिता के बारे में लिखना है, फिर उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई थी, मतलब वो कहाँ पढ़े थे, उनके बारे में लिखना है, ठीक है। फिर उनके जो जीवन में क्या क्या मतलब मुख्य घटनाएं घटी थी, प्रमुख, ठीक है, उनको लिख लेना है, आपको बीच में लिखना है उनको, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो है उनकी रचनाएं, कृतियाँ, निबंध, नाटक जो भी उन्होंने लिखे हैं उनको लिखना है। उसके बाद अगर उनको कोई किसी भी कवि को अगर या लेखक को कोई पुरस्कार मिला हो तो उनके पुरस्कार लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये है। अब देखो एग्जाम्पल के तहत मैं आपको समझाती हूँ ताकि आपका जो पूरा है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो अगर आपको अपनी कॉपी को और अट्रैक्टिव बनानी है, ठीक है, अगर आपको अपनी कॉपी और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनानी है तो मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, उसे फॉलो कीजिएगा, ट्रिक, ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। देखो लाखों बच्चे जो होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं, ऐसा तो नहीं है आप अकेले जाके बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो, नहीं, लाखों बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम को देते हैं, ठीक है। अगर आपको अपनी कॉपी उन लाखों बच्चों में से फिर भी अपनी कॉपी अट्रैक्टिव बनानी है तो आप एक काम कर सकते हो। वो काम कौन सा है तो मैं बताती हूँ आपको। जीवन परिचय, जैसे कि आप इधर देखो, जैसे कि आप जीवन परिचय इधर लिख रहे हो तो साइड में इस तरीके से कॉलम बना लीजिए, और कॉलम बनाकर उनका संक्षिप्त परिचय दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। हो सके तो, हो सके नहीं दे ही देना है, क्योंकि अगर संक्षिप्त परिचय आपने लिख दिया और एग्जामिनर ने आपका संक्षिप्त परिचय देख लिया तो वो समझ जाएगा कि बच्चे का लेवल है वो क्या है, बच्चे की पूरी तैयारी है, इसमें गलती नहीं है, कोई भी गलती आपकी नहीं है, तो आपको वो पूरा नंबर दे देगा। यानी कि देखो संक्षिप्त परिचय में आप क्या क्या लिखोगे, आप संक्षिप्त परिचय जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि कई एग्जामिनर के पास टाइम नहीं होता है कॉपी के लिए कि आपकी वो पूरी कॉपी पढ़े, तो वो मेन चीज़ें पढ़ते हैं। तो अगर आपका वो पूरा परिचय नहीं पढ़ेंगे कवियों का, जो भी आपने लिखा है, जिस भी कवि या लेखक का जो आया है बोर्ड एग्जाम में, तो अगर आप उन्होंने आपका पूरा परिचय नहीं पढ़ा तो वो संक्षिप्त परिचय पढ़ लेंगे, संक्षिप्त परिचय पढ़ के आपको पूरे नंबर दे देंगे, ठीक है, अगर आपने सही लिखा हो तो। और ये क्या है, जो संक्षिप्त परिचय आप कॉलम बना के लिखोगे ना, ये आपकी कॉपी की सुंदरता को और बढ़ा देगा। इससे पता लग जाएगा कि आपका लेवल क्या है, बच्चा कहाँ तक सोच सकता है, क्या है, ठीक है। देखो संक्षिप्त परिचय में आप क्या क्या लिखोगे, जैसे जन्म सन, ठीक है, जैसे कि जन्म और कौन से सन में हुआ, जन्म स्थान, जैसे मैं बता रही हूँ, ठीक है, जन्म लिख दिया आपने 1889, ठीक है, जन्म स्थान लिख दिया काशी, फिर पिता देवी प्रसाद, मृत्यु सन 1937, ठीक है, छायावादी युग के लेखक, रचनाएं,
रचना आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। ऐसे करके लिख देना है। ये मैं आपको एक दिखा रही हूँ, इसमें आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि इस तरीके से आप संक्षिप्त परिचय लिख दीजिए। रचना हेडिंग डालकर 2-4 रचनाएं तो लिख ही देना, रचनाएं आपको याद करनी है। इस प्रकार आप जिस भी कवि का जीवन परिचय लिख रहे हो, साइड में संक्षिप्त परिचय डालकर ब्लैक पेन से कॉलम बनाकर ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हो। क्लियर है? अब देखो, अब एक एग्जामिनर देखते हैं कि जैसा मैंने बताया है पहले पुरस्कार, सॉरी, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जामिनर बोल दिया गलती से, सॉरी, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसा मैंने पहले बताया है आपको कि पुरस्कार या रचनाएं नहीं लिखते हैं, ठीक है, सबसे पहले। तो अब जैसा मैं जयशंकर प्रसाद जी का परिचय बता रही हूँ आपको, तो इससे क्या है, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से लिखते हैं और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बता रही हूँ। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है 2023 का, ये आपके हर सेट में, 7 सेटों में आया था। तो अब आपके 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए आप ये कह सकते हो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आपका मैं तैयार करवा रही हूँ। आप एज इट इज जाकर अपनी कॉपी में नोट बना लेना और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में लिख कर चले आना। 5 नंबर में इसमें आपको 5 में से 5 मिलेंगे, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और पूरी जो भी मैं समझा रही हूँ उस चीज़ को आपने फॉलो कर लिया, तो आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाला, तो वो 10 नंबर आपके हाथों में होंगे, ठीक है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब आप जिस भी कवि का लिखने जा रहे हो, जैसे जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है, तो इसको बीच में लिख दीजिए ब्लैक पेन से, ठीक है, और अंडरलाइन कर देना इसको। अब लिखना शुरू करोगे, कैसे लिखोगे ध्यान से देखें। जैसे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1880 1880 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जन्म स्थान ये आपका मैटर करता है, और ये सन ये आपके 2 लाइन में आ जाना चाहिए, 1 या 2 लाइन में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है काशी के वैश्य परिवार में 30 जनवरी को हुआ था, यह पहली लाइन में आपको लिखना है। इसके बाद इसका परिवार शकुनी शाह के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है। अब इनके माता पिता के बारे में लिखते हैं। इनके माता पिता का जो नाम था वो क्या था, देवी प्रसाद, और पितामह का जो नाम था वो था शिवरंजन साहू, ठीक है। अब इनके भाई का इनके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान था, तो एक लाइन उनके भाई के बारे में भी हम लिखेंगे, क्योंकि उनके भाई का जो था वो महत्वपूर्ण योगदान था उनके जीवन में, ठीक है। तो इनके बड़े भाई का नाम शंभूनाथ साहू था। इनके माता पिता की मृत्यु के बाद इनकी समस्त शिक्षा का जो प्रबंध है इनके बड़े भाई श्री शंभूनाथ साहू ने किया। अब देखो, इनके माता पिता के जाने के बाद इनका सारा देख रेख उन्होंने किया था, तो 1-2 लाइन में उनका जिक्र करना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी की जब माता पिता की जो मृत्यु हो गई थी तो उनके बड़े भाई ने ही उनको संभाला था और उनके बड़े भाई ने उनकी देख रेख की थी। तो इस जीवन परिचय में उनका तो जिक्र होना बनता है और आपको वो जिक्र करना पड़ेगा, ठीक है। अब इनकी प्रारंभिक शिक्षा आप बताओगे। जैसे सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज वाराणसी में लिखाया गया, पर इनका वहाँ पर मन नहीं लगा और ये घर पर ही योग्य शिक्षकों से संस्कृत और अंग्रेजी का क्या है अध्ययन करने लगे, ठीक है। जैसे इनका जो मतलब कि प्रारंभिक शिक्षा लिखनी है, उसके बाद आपको जैसे इसमें लिखा हुआ है इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो क्वींस कॉलेज वाराणसी में हुई थी, लेकिन उनका यहाँ पे मन नहीं लगा था, तो उन्होंने क्या करा था, अंग्रेजी के मतलब के अध्यापकों को घर पे लाके क्या करना है अध्ययन करने लगे थे, ठीक है। जब ये 17 वर्ष के थे तो इनके बड़े भाई शंभूनाथ जी की मृत्यु हो गई थी। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपको याद करना है कि इन्होंने 3 शादियाँ की थी, जो मैं बता रही हूँ ये इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अब आपको याद करना है। जैसे कि इनकी 3 शादियां हुई थी, ठीक है, इसका आप जिक्र करोगे इसके जीवन परिचय में, ठीक है। इन्होंने 3 शादियां की थी जिंदगी में, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई थी, यानी कि समय से पहले उनकी असमय मृत्यु हो गई थी इनकी तीनों पत्नियों की। इन्होंने अपनी लाइफ में 3 शादियां की थी और तीनों ही जो इनकी वाइफ थी उनकी मृत्यु टाइम से पहले, इस असमय यानी कि समय से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई थी। इन सभी असामयिक मौतों से
ये अंदर ही अंदर क्या हो गए थे, टूट गए थे। संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचाई थी। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। मतलब कि उनके जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लमें आई कि एक के बाद एक नए झटके उनको मिलते ही रहे। सबसे पहले उनके माता पिता की मृत्यु हो गई, उसके बाद उनके मतलब कि जो उनके बड़े भाई ने उनको पाला पोसा, फिर उनकी मृत्यु हो गई। फिर उनके बाद उन्होंने शादियां की, तीनों पत्नियां उन समय से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद उनके जो छोटे भाई थे उनकी भी मृत्यु हो गई। तो इन सारे चीज़ों ने उनको क्या कर दिया, अंदर ही अंदर से तोड़ दिया। और क्या है, वो चिंता करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, चिंता करेंगे। चिंता ने उनके जो स्वास्थ्य है उनको हानि पहुंचाई और क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 को वो क्या 47 वर्ष की आयु में उनका भी निधन हो गया। तो कितना सरल था ना ये एक पैराग्राफ हो गया 3 नंबर का। ठीक है, ये तो आपको एक पैराग्राफ लिखना है 3 नंबर का। अब लास्ट में इनकी प्रमुख रचनाएं लिखनी है। प्रमुख रचनाओं में एक से मतलब कि प्रमुख रचनाएं लिखनी है आपको। और फिर ये जो इन्होंने निबंध लिखे हैं, कृतियाँ लिखी, कुछ भी लिखा है, जो इन्हें अगर पुरस्कार मिला हो तो वो पुरस्कार का जिक्र कर देना। कहानियाँ लिखी हैं तो कहानियाँ डाल के, पहले ऊपर रचनाएं हेडिंग डाल के आप देख सकते हो इधर रचनाएं, इन्होंने जो भी कुछ लिखा है रचनाओं में जो भी, तो उसको आप रचनाओं में लिखकर 1 से 1.5 लास्ट में 1 से 1.5 पेज में लिखकर इसको क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी को मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की और आप लोगों को समझ में भी आ गया है। अगर जो भी मैंने आपको इसमें तरीका बताया, अगर आपने उस तरीके को फॉलो कर लिया तो आपके 10 नंबर आपके हाथों में हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और ये जयशंकर प्रसाद जी का जो जीवन परिचय आप इसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने के लायक है और ये एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, बाकी जो इम्पोर्टेंट मतलब कि कवि या लेखक हैं उनको भी आप पढ़ लीजिए। अगर सारे पढ़ लीजिए, जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया उस फॉर्मेट को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। और संक्षिप्त परिचय जो मैंने आपको बताया है वो संक्षिप्त परिचय आप मतलब कि परिचय लिखने से पहले साइड में कॉलम बना के ब्लैक पेन से उसमें संक्षिप्त परिचय लिख दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर जो होगा वो देखेगा तो वो पूरा परिचय ना पढ़ के आपका वो संक्षिप्त परिचय पढ़कर ही आपको नंबर दे देगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।